रज्जो के पति की तबीयत खराब होने के कारण सारी जिम्मेदारी अब रज्जो के कंधों पर आ गई थी। अब सब कुछ रज्जो ही संभालती थी। घर चलाने के लिए रज्जो चूड़ियाँ बेचने का काम करती थी ताकि उसके घर में मदद हो जाए। एक दिन कड़ी धूप में वो सर पर चूड़ियों की टोकरी लिए आवाज लगाते हुए कहती है, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, नए डिजाइन की सुहागन वाली चूड़ियाँ ले लो, ले लो चूड़ियाँ ले लो। ये कहते हुए वो एक घर के पास से गुजरती है। तभी उस घर से एक औरत उसे आवाज देकर कहती है, ओ चूड़ी वाली बहन, इधर तो आ जरा, देखो तो सही कैसी चूड़ियाँ है तेरे पास। हाँ बहन, क्यों नहीं, देखो देखो, देखने में पैसा थोड़ी ना लगता है। ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चूड़ियाँ पसंद हैं? कांच की चूड़ियों में इतने अच्छे डिजाइन, ये तो नए नए डिजाइन आए हैं लगता है। हाँ बताइए ना, अच्छी लग रही हैं तो पहना दूं आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी तो बहुत है। तू मुझे ये हरी और लाल का जोड़ा बनाकर पहना दे। अभी पहना देती हूँ। इतना कहकर रज्जो टोकरी से चूड़ियों का जोड़ा बनाने लगती है। तभी कुछ औरतें भी आकर उसकी चूड़ियाँ पसंद करती हैं। सभी औरतें उससे चूड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। एक जगह चूड़ियों की बिक्री हो जाने पर वो टोकरी उठाए आगे बढ़ती है। कड़ी धूप होने के कारण प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। तभी सामने उसे एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। थकान और प्यास के मारे वो मंदिर में चली जाती है, जहाँ बैठा पुजारी पाठ कर रहा होता है। तभी वो पुजारी से कहती है, पुजारी जी, थोड़ा पानी मिलेगा, गर्मी के कारण गला सूखा जा रहा है। बेटा बैठो, पानी पीना है तुमको, अभी लेकर आता हूँ। रज्जो अपनी चूड़ियों की खाली टोकरी को साइड में रखकर माता के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाती है, तो उसका ध्यान माता की खाली हाथों पर जाता है। सभी चूड़ियों के बिक जाने के कारण टोकरी खाली होती है, तो वो अपने हाथ की चूड़ियाँ निकालकर माता को पहना देती है। तभी पुजारी लोटे में पानी लिए वहाँ आता है, तो रज्जो को माता को चूड़ियाँ पहनाते हुए देखकर कहता है, काली माँ का श्रृंगार कर रही हो बेटा? नहीं पुजारी जी, माँ का श्रृंगार कर सकूं इतनी वस्तुएं नहीं है मेरे पास। गांव गांव घूमकर चूड़ियाँ बेचती हूँ, तो माँ के सूने हाथ मुझसे देखे नहीं गए, इसीलिए माँ को चूड़ियाँ पहना दी। बहुत थकी हुई लगती हो बेटा, लो पानी पी लो। हाँ वो इतनी धूप हो रही है ना, इस धूप में थकान भी बहुत हो जाती है। हाँ बेटा, थकान तो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, पानी पियोगी तो अच्छा लगेगा। रज्जो पानी लाकर पीने लगती है। वो पानी पीकर रज्जो एकदम तरोताजा महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद पुजारी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो काली माँ का बहुत पुराना मंदिर है। गांव के इलाके से दूर होने के कारण कोई श्रद्धालु वहाँ पूजा करने नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, मैं यहाँ शाम के समय रोज काली माँ के दर्शन करने के लिए आया करूँगी। साथ ही उनका श्रृंगार अब से मैं ही किया करूँगी। काली माँ के दर्शन कर मन को बड़ी शांति मिलती है, और यहाँ पानी पीकर सूखा गला और मन दोनों ही तृप्त हो गया। हे काली माँ, तुम अपनी कृपा इस बच्ची पे बनाए रखना। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रज्जो टोकरी उठाए घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर में जब वो घर पहुंचती है, तो चूड़ियों की बिक्री के कमाए पैसे अपनी सास के हाथ में दे देती है। तभी उसकी सास मनोरमा उसके सूने हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, टोकरी की चूड़िया के साथ साथ अपने हाथ की चूड़िया भी बेच के आ गई क्या? नहीं सासू माँ, वो आज मैं काली माँ के मंदिर पहुँच गई थी। पर वो तो बहुत दूर है, वो इतनी दूर भला तू कैसे पहुँच गई? पता नहीं सासू माँ, वैसे वो काली माँ का मंदिर बहुत शांत जगह पर है। माँ के दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिल रही थी। ये पैसे लीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर रज्जो रसोई में चली जाती है। अगले दिन रज्जो खाली टोकरी लिए चूड़ी कारीगर के पास जाकर थोक के भाव में चूड़ियाँ खरीदती है और गांव में उन्हें बेचने के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस दिन उसकी चूड़ियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। काली माँ की मूर्ति को देखते ही वो चूड़ियों की टोकरी से सुंदर कांच की चूड़ियाँ निकालकर माँ को पहना देती है और उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। ऐसे ही कभी एक दो ग्राहक चूड़ियाँ खरीद लिया करते थे। एक शाम को जब वो मंदिर से लौटती है, तो उसकी सास कहती है, आज भी चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई। ऐसे ही रहा तो घर खर्च और दीपक की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? सासू माँ, मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। चूड़ियाँ बेचने के अलावा मुझे कोई काम भी तो नहीं आता है। बहू, जब तक दीपक ठीक नहीं हो जाता तुझे हिम्मत करनी ही होगी। वो पड़ोसन कमला बता रही थी
कि बाजार में लोगों की बहुत भीड़ होती है। उसका बेटा भी वही मिठाई की दुकान चलाता है। मैं तो कहती हूँ टोकरी लेकर गांव-गांव भटकने से अच्छा तू भी बाजार में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। आप सही कह रही हो। एक दिन उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वो अपने पति के पास बैठी रो रही होती है कि तभी मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए बोझ बनता जा रहा हूँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, माता रानी पर भरोसा रखिए। अब तो हम गरीब को माँ का ही सहारा है। डॉक्टर कह रहे थे कुछ और जांच करनी बाकी है, इसीलिए अस्पताल में कुछ दिन रखेंगे दीपक को। पर अस्पताल का खर्चा और मेरी इतनी दवाइयों का बोझ ये अकेले कैसे सहेगी माँ? मैंने कहा ना आपसे कि ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, आप इनका ध्यान रखिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गांव के जमींदार से उधार पैसे लेकर अस्पताल का बिल भरती है। और कुछ दिनों में दीपक अस्पताल से घर आ जाता है। चूड़ियाँ बेचने जाती उसकी कांच की मामूली चूड़ियों की बिक्री होते देख उसके सामने वाली दुकान का पप्पू बड़ा जला करता था। ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। जब से ये चूड़ी वाली बाजार में आई है मेरे ग्राहक आधे हो गए हैं। आज चूड़ी का टोकरा लाई है। ऐसे धीरे धीरे कहीं ये चूड़ी की दुकान ना खोल ले। इसको तो बाजार से चलता करना होगा। अगले ही दिन जब रज्जू चूड़ियाँ लेकर बाजार जा रही होती है तो पप्पू जानबूझकर उसे टकरा जाता है और धक्का लगने से रज्जू की चूड़ियों की टोकरी नीचे गिर जाती है और सारी कांच की चूड़ियाँ चूर चूर हो जाती हैं। ओहो बहन जी, माफ करना, गलती से धक्का लग गया। भाई साहब, आपको देखकर चलना चाहिए था ना। आपकी वजह से मेरी चूड़ियों का इतना नुकसान हो गया। अब मैं बेचारी रज्जू टूटी कांच की चूड़ियों को जैसे ही टोकरी में उठा के रखने लगती है उसके हाथ में कांच चुभ जाता है और वो रोते रोते काली माँ के मंदिर पहुँचती है और हाथ जोड़कर माँ के सामने रोते हुए कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहनाने के लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाई और मुझे आने में भी देर हो गई। एक आपके ही द्वार में आकर तो मुझे अच्छा महसूस होता है, वरना मुझ गरीब की जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर तरफ बस निराशा ही भरी हुई है। काली माँ के सामने रोते रोते थकान के मारे उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर में जब वो जागती है तो देखती है कि उसकी टोकरी टूटी चूड़ियों से नहीं बल्कि रंग बिरंगी सही सलामत चूड़ियों से भरी होती है। साथ ही कांच चुभने से उसके हाथ में लगा घाव भी भर चुका होता है। ये सब देख वो हैरान हो जाती है। तभी काली माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उसकी ओर चमकता है तो वो समझ जाती है कि ये सब काली माँ की कृपा से हुआ है। तभी पुजारी वहाँ आता है। अरे बेटा, तुम अभी तक यहीं हो? अपने घर नहीं जाना क्या तुम्हें? जाओ थोड़ा आराम करो। काली माँ के भी विश्राम का समय हो गया है। काली माँ, आप धन्य हैं, सच में आप धन्य हैं। आपने मुझ गरीब चूड़ी वाली की झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। जय माँ काली, जय जय माँ काली। इतना कहकर वो काली माँ के चरणों में शीश झुकाती है और टोकरी लेकर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पति की तबीयत में एकाएक सुधार होता है। समय बीतता है और अब वो गांव-गांव चूड़ी बेचना छोड़कर एक बड़ी सी चूड़ी की दुकान पर काम करने लगती है। सरला अपने पति राजेंद्र के साथ रहती थी। कहने को तो सरला की 2 बेटियां थी, संजना और निशा। संजना सरला की सौतेली बेटी थी और निशा अपनी थी। वो संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि संजना निशा से रूप रंग में ज्यादा ही सुंदर थी। वो सिर्फ अपने पति के कारण संजना को अपने घर में रख रही थी। एक दिन सुबह संजना रसोई में रोटियां सेक रही होती है, तभी सरला वहाँ आ जाती है। महारानी, खाना बना कि नहीं? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और तू है कि खाने में कछुए की चाल चल रही है। बल्कि तू ये जानती है ना कि सुबह सुबह के समय में सबको भूख लग जाती है। माँ, सारा खाना बन गया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। आप चलिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ खाना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाना तो तब बनाएगी ना जब खाना बनाने का तेरा मन होगा। खाना बनाना तो तेरे लिए मजबूरी हो गया है, इसलिए मेरा खून जलाती रहती है तू लेट लेट खाना बनाकर, ताकि मैं तुझे खुद खाना बनाने के लिए मना कर दूं। करम जली। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। संजना की बात सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो संजना का हाथ पकड़कर जलते तवे पर रख देती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी उसके पिता राजेंद्र वहाँ आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुम चिल्लाए क्यों? आपकी आंखें कमजोर है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसका हाथ जल गया है।
तभी तो हाथ पकड़ के खड़ी है वो। हाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हाथ जला कैसे? जब ध्यान से काम नहीं करेगी तो हाथ ही चलेगा ना। अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं है जिसे हर चीज समझाई जाए। बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। सुन लिया ना आपने कि वो ठीक है। अब चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ काम है आपसे। हाँ चलता हूँ, लेकिन पहले इसके जले पे दवा तो लगा दूं। वो खुद लगा लेगी, आप इतना मत सोचिए, ज्यादा नहीं जला है। सरला अपने पति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और संजना अपने जले हाथों से ही रोते हुए सारी रोटियां सेकने लगती है। कुछ देर बाद वो सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही संजना बैठने चलती है, सरला उसे रोक देती है। तू कहाँ जा रही है बैठने के लिए? अगर तू हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगी तो हमें खाना कौन देगा? तेरी मरी हुई माँ। तू पहले हमें खाना खिला, उसके बाद जो बच जाए तब खाइए उसे। ये क्या बात कर रही हो तुम? हमारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? अरे खाना तो हम खुद भी लेके खा सकते हैं ना। वो भी तो इंसान है, उसे भी भूख लगी होगी, उसे भी खाने दो ना हमारे साथ बैठकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? अगर ये अपने ससुराल जाएगी और सबका खाना खाने से पहले अगर ये बैठ जाएगी तो इसके ससुराल वाले हमें बुलाकर ताना देंगे कि आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई। इसलिए मैं अभी से इसे तमीज सिखा रही हूँ ताकि आगे चलकर ही मेरी नाक न कटवाए। जाने दीजिए पिताजी, माँ सही कह रही हैं। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ही सारा खाना खत्म हो जाता है। तभी राजेंद्र बोलता है, बेटा ये सारा खाना तो खत्म हो गया, अब तुम क्या खाओगी? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे घर का राशन खत्म हो गया हो। अरे अगर खाना खत्म हो गया तो दोबारा बना लेगी ना। क्यों संजना, सही बोल रहा है ना मैंने? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं बना के खा लूंगी। लेकिन बेटा तेरे तो हाथ जले हुए हैं, तू बनाएगी कैसे? उसके हाथ जले, कटे नहीं है, जो वो अपने लिए खाना नहीं बना सकती। और आपको उसके अलावा किसी की चिंता तो होती ही नहीं है। अरे मुझे तो सबकी चिंता है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तुम बस निशा के बारे में सोचती हो। अरे रसोई में जाने तक नहीं देती उसे, और इस बेचारी से सारा काम करवाती हो, साथ बैठ के खाना तक नहीं खाने देती। क्यों करती हो ऐसा इसके साथ? इसलिए ना क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है। लेकिन देखना एक दिन यही बेटी तुम्हारे काम आएगी, जिससे तुम इतनी नफरत करके बैठी हो। राजेंद्र इतना कहकर संजना को लेकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन कार्तिक नाम के एक बहुत अमीर लड़के का रिश्ता आता है। सरला लड़के की फोटो देखकर राजेंद्र से बोलती है, जी सुनिए ना, देखिए ये लड़का कितना सुंदर है। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करवाऊंगी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने उसे बेटी तो माना, सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है ना आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं अपनी सौतेली बेटी की बात नहीं कर रही, बल्कि अपनी बेटी निशा की बात कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये रिश्ता तो संजना के लिए आया है। वो घर की बड़ी बेटी है, तो पहले उसकी शादी होगी। और दूसरी बात, उनको शांत, संस्कारी और घरेलू लड़की चाहिए, जो गुण तुम्हारी निशा के अंदर दूर दूर तक नहीं है। गुण नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगे। लेकिन इतने बड़े घर में मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। और आपको मेरी कसम है, अगर आपने कुछ बोला तो कभी तो अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी सोचा करो। आप बस कल लड़के वालों को फोन करके बोल दीजिएगा आने को। अपनी पत्नी की कसम के आगे राजेंद्र कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब कार्तिक और उसकी माँ सुमन वहाँ आते हैं, तो सरला निशा को साड़ी पहनाकर सर पर पल्लू रखकर संस्कारी बना देती है। दूसरी तरफ संजना को छोटे कपड़े और हाई मेकअप करके साथ ही बिगड़ी हुई लड़की बनाकर उनके सामने खड़ी कर देती है और उसका प्लान काम कर जाता है। कार्तिक और उसकी माँ को निशा संस्कारी समझकर उसे पसंद कर लेते हैं। साथ ही शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। कुछ दिनों बाद निशा गुस्से में साड़ी फेंकते अपनी माँ से कहती है, माँ ये साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाएगी। मैं कोई बहन जी नहीं हूँ, बल्कि आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। बेटी, आजकल के लोग मॉडर्न लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन बीबी बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसलिए बकवास बंद कर अपनी, और शादी तक तू ये ड्रामा कर कि तू एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। उसके बाद तू राज करेगी, पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। पूरी जिंदगी ना बैठ के खाएगी तो भी कम नहीं पड़ेगा। माँ तो उस लड़के के पीछे
पूरी तरह से पागल हो गई हैं। अगर मैंने अपनी माँ को कुछ बता दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगी। एक बार बस वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाऊंगी। अरे तुझे मेरी बात समझ में आई या नहीं? जी हाँ माँ, आ गई आपकी सारी बात समझ में। आप चिंता मत करिए, शादी तो होकर ही रहेगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बारात दरवाजे पर खड़ी होती है और निशा एक लेटर लिखकर वहाँ से भाग जाती है। जब संजना उसे देखने के लिए कमरे में जाती है तो उसे वो लेटर मिलता है, जिसे वो ले जाकर अपनी माँ और पिताजी को दे देती है, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़की किसी लड़की के साथ भाग गई है जिससे वो प्यार करती थी। सरला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इस लड़की ने क्या किया? ऐसा करने से पहले एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब हम क्या करेंगे? लड़कों वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे हम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि माँ बच्चों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तुमने उसे भरपेट खाना दिया लेकिन इसे नहीं दिया। तुमने उसे चैन से सोने दिया लेकिन इसे नहीं दिया। तुमने उसे नए कपड़े दिए लेकिन इसे पुराने और फटे हुए कपड़े दिए। तुमने इसके साथ कितना कुछ किया और उसको कितने आराम से रखा, लेकिन देखा आखिर में क्या हुआ? तुम्हारी उस बेटी ने तुम्हारी नाक कटवा दी। मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता रह गया है, लड़के वालों के आगे इज्जत बचाने का। उन्हें सच बता दो और अपनी सौतेली बेटी को उसकी खुशियाँ लौटा दो। सरला को राजेंद्र की बात समझ में आ जाती है और वो मौका देखकर कार्तिक और उसकी माँ को एक कमरे में बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी सरला बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने स्वार्थ में किसी और की खुशियाँ देख ही नहीं पाई। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को अमीर ससुराल मिले, लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो तय किया है वही होता है। आखिर देखिए ना, अमीर ससुराल मिला भी तो किसको? मेरी सौतेली बेटी को। आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन संजना की शादी आपके बेटे से करवाकर दोनों घर की इज्जत बच सकती है। सरला से सच जानने के बाद लड़के वाले संजना के साथ शादी करने के लिए हाँ भर देते हैं, जिसके बाद सरला की सौतेली बेटी की शादी पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाती है। और इस तरह से लाख कोशिशों के बाद भी सरला अपनी सौतेली बेटी की शादी अमीर घर में होने से नहीं रोक पाती और संजना को एक नया जीवन मिल जाता है। एक गांव में रीता अपने बच्चे के साथ रहती थी। रीता के पति एक हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। रीता गरीबी के कारण अपनी बेटी सोनम को अच्छे से पढ़ा नहीं पाती। समय बीतता है, सोनम बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका भाई धीरज अभी सिर्फ 7 साल का ही होता है। माँ, धीरज अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरी पढ़ाई ना हो सकी वैसे ही मेरे भाई की पढ़ाई ना हो। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे और कुछ अच्छा बने। लेकिन बेटा, मैं धीरज को कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं जितना कमाती हूँ उसमें पेट ही भर जाए वही बड़ी बात है। उसमें मैं पढ़ा कैसे सकती हूँ? हाँ माँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा गरीब ही रहेंगे, जिसकी वजह से धीरज ना तो पढ़ पाएगा और ना हमारे घर का कुछ हो पाएगा। उसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना, जिससे उसका भविष्य भी अच्छा हो जाए और हम गरीबी से भी उभर आए। तुझे तो पता है हमारे समाज में लड़कियों को काम करना कितना बुरा माना जाता है। अगर तू काम करने जाएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे और बोलेंगे रीता की बेटी क्या ही काम करती है। माँ, आप लोगों के बारे में मत सोचो। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम भूखे होते हैं तो कोई हमें खाना थोड़ी ना दे देता है और ना ही कोई हमारे बारे में उस टाइम सोचता है। तो हम क्यों समाज के बारे में सोचे? हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। तेरा कहना तो सही है, लेकिन तू करेगी क्या? ना तो तू पढ़ी लिखी है, ना तुझे कोई काम आता है, तो तुझे कहीं काम मिलेगा कैसे? और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। उसकी चिंता माँ आप मत करिए। मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो अच्छी खासी अमीर भी है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। जा अभी बाजार से सब्जी ले आ, फिर अपनी सहेली के घर चली जाना। सोनम बाजार सब्जी लेने जाती है, तभी वो बाजार में दुकान पर देखकर सोचती है और खुद से बातें करने लगती है। अगर मैं दुकान खोल लूँ तो मुझे कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बाजार में काफी दुकान है, मुझे कोई ऐसी दुकान खोलनी चाहिए जो बाजार में हो ही ना और कम से कम मेरा सामान ज्यादा बिके। ये सब सोचकर सोनम वहाँ से सब्जी लेकर घर आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि पड़ोस की आंटी उसके घर आई हुई है और उसकी माँ से बातें कर रही हैं। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरी बहू को धोखा देगा?
अरे कमी क्या है मेरी बहू में, जो तू उस चुड़ैल के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा हुआ कि मैंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अरे माँ, आप भी रूबी की बातों में आ गईं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं रूबी को धोखा दे रहा हूँ। सोनम ये सब बातें सुनती है और सोचती है, क्यों ना मैं एक जूस की दुकान ही खोल लूं। बाजार में दुकान भी नहीं है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। माँ, आंटी ना सही बोल रही हैं। आंटी की बातें सुनकर मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना जूस की दुकान खोल लूं। बाजार में एक भी दुकान नहीं है जूस की, और लोगों को जूस पीने की जरूरत भी पड़ती है। जूस की दुकान? पर हम बनाएंगे कैसे? जूस की दुकान के लिए तो काफी सामान लगता है, जैसे जूसर, और फल लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे हमें। ये काम हमसे नहीं होगा, तू ज्यादा मत सोच। सही तो बोल रही है तेरी बेटी, और उसमें बुराई ही क्या है? मेरे पास जूसर है, वो तू ले लियो, लेकिन फल कहाँ से लेके आएगी? उसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे और वो मेरे पास नहीं है। तू किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो तुझे पैसे दे दे और बाद में तू उसे वापस दे दियो। आंटी, मैं जानती हूँ, मेरी एक सहेली है जो मुझे पैसे दे देगी। आंटी, आप हमें जूसर दे दीजिए, बाकी मैं उससे पैसे ले लूंगी। कुछ देर बाद सोनम अपनी सहेली के घर जाती है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा होता है। तभी सोनम उसे देखने बाजार जाती है। सोनम को वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोनम अपने घर वापस आ जाती है। सोनम उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली वंदना के घर गई थी ना, तो तू वापस क्यों आ गई? और तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। वो ना वंदना घर पे नहीं मिली। मैंने उसे सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ जो मुझे पैसे दे दे। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, तू चिंता मत कर। मैं देखती हूँ कहीं से पैसे मिल जाए तो। माँ, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं दुकान कैसे खोल पाऊंगी? और फिर धीरज की पढ़ाई का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे हमेशा? मेरा भाई कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दीदी, आप ना चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर ना बहुत पैसे कमाऊंगा और आपको सारे पैसे ला कर दूंगा। फिर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। तू अभी बहुत छोटा है और मुझे पैसे अपने लिए नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए चाहिए, ताकि तू बड़ा होके कुछ अच्छा काम कर सके। दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ रूबी का अपने पति पर शक कम होने की जगह और भी बढ़ता जाता है। साथ ही वो जब भी अपनी सोतन को ब्रांडेड साड़ी में देखती तो उसका सीधा शक अपने पति पर ही जाता। सोनम, कल तू मेरे घर आई थी। मुझे पड़ोस की आंटी ने बताया कि तू आई थी। वो कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, इसलिए घर पर ताला लगा दिया था। मैं शाम को ही आई हूँ। हाँ, आई तो थी, वो मुझे कुछ काम था। क्या काम था? और तू इतने धीरे क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? कोई बात है क्या? मुझे बता। मुझे तू थोड़ी परेशान सी लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तू दे देगी? मैं कुछ दिनों में ही लौटा दूंगी, जब मेरे पास आएंगे तो। तू भी ना कैसी बातें करती है? भला मैं तुझे मना कर सकती हूँ क्या? तुझे पैसे किस लिए चाहिए? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, वो ना धीरज की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई काम ही कर लेती हूँ, जिससे घर भी चलता रहेगा और धीरज की पढ़ाई भी होती रहेगी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एप्पल की जूस की दुकान खोलूं, और वैसे भी बाजार में कोई जूस की दुकान है ही नहीं। अगले ही दिन वंदना सोनम को पैसे लाकर देती है। सोनम एप्पल के जूस की दुकान खोलती है। सोनम रोज जूस बनाकर रखती, लेकिन जब तक वो बेचने जाती जूस हमेशा कम हो जाता, जिसकी वजह से सोनम के पैसे नहीं बच रहे थे। सोनम बहुत परेशान थी कि जूस खत्म हो जाता है लेकिन पैसे नहीं बचते। एक दिन सोनम जूस बनाकर रख जाती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई धीरज जूस की तरफ जा रहा होता है। सोनम एक जगह खड़ी होकर देख रही होती है। वो देखती है कि धीरज जूस निकालकर पी रहा होता है। तभी सोनम वहाँ आ जाती है। ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं दुकान के लिए। तेरी वजह से पैसे नहीं बच रहे हैं, और पैसे नहीं बचे तो तेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू है कि मेरी जूस की चोरी कर रहा है। सॉरी दीदी, वो मुझे ना जूस पसंद था, इसलिए मैं छुप छुप कर पी लेता था, और आपको बताता तो आप मना करती, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तू मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, आगे से मुझसे पूछ कर लियो। अगले दिन जब सोनम जूस बेचने जाती है, कई लोगों को उसका एप्पल का जूस बहुत अच्छा लगता है और
तभी सोनम की आंटी सुनीता वहाँ आती है जूस लेने के लिए, और वो जूस पीती है और कहती है, अरे वाह सोनम, तू तो बहुत ही अच्छा जूस बना लेती है। कहाँ से सीखा तूने इतना अच्छा जूस बनाना? मैं तो तेरे जूस की ना दीवानी हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद ना मेरी बेटी की शादी है, मैं तुझे ना अभी से बोल रही हूँ, और तू वहाँ आकर ना सबको जूस पिलाइयो। जी आंटी जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी दुकान अच्छी से चले। हाँ बेटा, तेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी, तू चिंता मत कर। तू जूस बहुत अच्छा बनाती है, चलेगी क्यों नहीं। कुछ दिनों में सोनम की एप्पल के जूस की दुकान चलने लग जाती है। सोनम अपनी सहेली वंदना के पैसे भी वापस कर देती है, और धीरज अब अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाता है, और सोनम धीरे धीरे अमीर हो जाती है। अब उनके घर कोई परेशानी नहीं रहती, और सोनम अपनी एप्पल जूस की दुकान को भी बड़ा बना देती है।